प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले क्लास में जो चर्चा की गई थी उससे ये पता चला था कि कांग्रेस पार्टी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो 1928 से ही बननी शुरू हो गई थी। और फिर हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो लाहौर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। सबसे पहले तो कांग्रेस के लक्ष्य को अपूर्ण स्वराज घोषित किया गया। दूसरी बात यह तय हुई कि कांग्रेस कार्यकारिणी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। और यह भी तय किया गया कि आगामी 26 जनवरी का दिन जो है उस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस तरह कांग्रेस पार्टी अब आंदोलन के मूड में थी। और आपने देखा कि 26 जनवरी का दिन जो था स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया गया था, तो इसके पीछे यह जानना था कि जनता जो है इस पूर्ण स्वराज की घोषणा को किस रूप में ले रही है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि आगामी आंदोलनों में जनता की भागीदारी मैक्सिमम हो सके, इसके लिए है ना, यह एक तरह की पूर्व की तैयारी थी। सबसे पहले तो सभी जगहों पर, शहरों में, गांवों में, कस्बों में समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक रूप से लोगों ने स्वतंत्रता की शपथ ली, तिरंगा झंडा फहराया। और इस तरह से है ना, जनता कांग्रेस पार्टी जनता को पूर्ण स्वराज्य का मतलब समझाने में सफल रही। और जनता को यह भी समझाने का प्रयास किया गया कि पूर्ण स्वराज्य जो है इसकी प्राप्ति के लिए जनता को लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जनता से इस बात की शपथ भी ली गई कि वह तब तक संघर्ष करेगी जब तक कि अंग्रेजी सरकार का खात्मा न हो जाए, उनको आज़ादी न मिल जाए। तो इस तरह से ये जो कांग्रेस की जो ये रणनीति थी, कांग्रेस की यह रणनीति है कि वह कार्यकर्ताओं के उत्साह को मापना चाहती है और इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहती है कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं आंदोलन में शरीक होंगे, राष्ट्रवादी उसका साथ देंगे। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने से कांग्रेस को फ़ायदा ये हुआ कि आंदोलन का एक वातावरण, एक माहौल जो था वो तैयार होने लगा। ऐसे ही माहौल में, ऐसी ही परिस्थिति में अब आप देखिए कि गांधी जी, क्योंकि आपने देखा कि 1928 तक गांधी जी जो थे रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दे रहे थे। 1929 से गांधी जी ने जनता को सक्रिय राजनीति में आने का आह्वान करना शुरू कर दिया था। और गांधी जी ने भी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आगे बढ़ने के लिए एक पहल किया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने अखबार यंग इंडिया में अंग्रेजी सरकार के सामने भारतीय जनता की 11 मांगों को रखने का काम किया। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को इस बात का पूरा आश्वासन दिया कि अगर इन मांगों को मान लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो है कोई आंदोलन शुरू नहीं करेगी। और गांधी जी के द्वारा जो मांगें की गई वो मांगें थी, उसमें पहली मांग तो ये थी कि नागरिक सेवा और जो सेना पर व्यय है उसमें 50% की कटौती की जाए। दूसरी मांग यह थी कि पूर्ण मद निषेध हो। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि सीआईडी विभाग जो है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सीआईडी विभाग जो था वो पुलिस का ही एक अंग था और उसका काम खास करके राष्ट्रवादी आंदोलनों के कार्यकर्ताओं का दमन, प्रताड़न जो था, है ना, इसलिए सीआईडी विभाग के खात्मे की बात कही गांधी जी ने। इसके अलावा गांधी जी ने भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का अनुमति देने की बात कही गांधी जी ने। इसके अलावा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और डाक आरक्षण बिल जो है वो पास किया जाए। तो इस तरह से गांधी जी ने जो आम जनता की सामान्य मांगे थी उसी को अंग्रेजों के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें से कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जो पहले नहीं की गई थी या ये इन मांगों के पूरा होने से भारतीय जनता की समस्याओं का समाधान हो सकता था। सबसे पहली बात तो गांधी जी ने कही कि जो सरकारी प्रशासन का जो व्यय है या सेना पर जो व्यय होता है तो उसमें 50% तक की कटौती की जानी चाहिए। गांधी जी का यहाँ कहना ये था कि इतने भारी भरकम प्रशासन और सेना का व्यय जो है ये सीधे भारतीय जनता को वहन करना पड़ता है और भारत की गरीब जनता के लिए यह व्यय जो है दुस्सह है।
इस तरह से गांधी जी ने मद्य निषेध की बात कही, यहाँ CID विभाग के खात्मे की बात कही गांधी जी ने यहाँ। इसी प्रकार आपने देखा कि भारतीय लोगों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस देने की बात कही गांधी जी ने। इसके अलावा है ना, विदेशी वस्त्रों पर आयात डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, ये सब मांगे जो हैं गांधी जी के द्वारा की गई हैं। तो इन 6 मांगों के अलावा गांधी जी ने कुछ और भी मांगे रखी, जिसमें एक मांग है कि रुपये की विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए। यह भारतीय औद्योगिक वर्ग और व्यवसायी वर्ग की प्रमुख मांग थी। एक्चुअली अंग्रेजी सरकार जानबूझ करके भारतीय रुपये के मूल्य को बढ़ाकर रखती थी और अंग्रेजी मुद्रा के मूल्य को घटाकर रखा जाता था। इससे भारतीय व्यापारियों को घाटा उठाना पड़ता था। इसके अलावा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाए जाने की भी मांग की, चूँकि आपने देखा कि 1920 के दशक में भारत में बड़े पैमाने पर कल कारखाने लगाए गए थे और सूती वस्त्रों का उत्पादन हो भी रहा था। ऐसी स्थिति में विदेशी कपड़े जब भारत के बाज़ार में आते थे तो इससे भारतीय उद्यमियों को हानि उठाना पड़ता था। इसके अलावा डाक आरक्षण बिल पास करने की गांधी जी ने बात कही। हाँ, एक और है, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, गांधी जी की यह भी मांग थी। इसके अलावा गांधी जी ने लगान में 50% कमी की मांग की और नमक कर को समाप्त करने की मांग भी गांधी जी के द्वारा की गई। इस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी 11 मांगों को रखा। और आपने यहाँ गौर किया है कि ऊपर की 6 मांगे जो हैं वो तो सामान्य हित और सामान्य जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ भारत के उद्योगपतियों को, भारत के व्यवसायियों को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया गांधी ने। और जितने भी गांधीवादी आंदोलन हुए हैं उसमें आंदोलन की रीढ़ किसान हुआ करते हैं, तो गांधी ने यहाँ किसानों की समस्याओं और किसानों की मांगों को भी रखने का प्रयास किया। चूँकि 1930 के दशक में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी उसका असर भारत के किसानों को भी भोगना पड़ रहा था और भारत के व्यवसायियों को भी भोगना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में इन 2 वर्गों को राहत दिए जाने की आवश्यकता थी और इसलिए गांधी ने अंग्रेजी सरकार के सामने इन मांगों को रखा। और गांधी जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि अगर ये मांगे जो हैं 11 मार्च तक मान ली जाती हैं तो फिर कोई आंदोलन शुरू नहीं होगा। लेकिन फरवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। इसलिए कांग्रेस कार्यकारिणी की साबरमती में एक बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की जिम्मेवारी जो है वो गांधी जी पर होगी। मतलब कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए है ना वो सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में कांग्रेस के द्वारा अधिकृत किए गए। और यहाँ एक चीज़ और भी है कि यह भी अब गांधी जी को ही तय करना था कि आंदोलन कैसे, कब और किन मुद्दों पर शुरू किया जाएगा। और अब गांधी ने आंदोलन शुरू करने के लिए मंथन करना शुरू किया। गांधी ने मुद्दे की तलाश की और गांधी ने इस आंदोलन में एक ऐसी वस्तु को मुद्दा बनाया जिसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता था। गांधी ने नमक को इस आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बना दिया। गांधी का कहना ये था, नमक को मुद्दा बनाने के पीछे गांधी जी की सोच ये थी कि अगर अंग्रेजी सरकार का जो घिनौना चेहरा है, जो क्रूड चेहरा है, तो इस मुद्दे के द्वारा अंग्रेजी सरकार के चेहरे को बेनकाब किया जा सकता है। गांधी ने लोगों को बतलाया, लोगों को समझाया कि नमक पानी से पृथक कोई वस्तु नहीं है और अंग्रेजी सरकार नमक पर कर लगा करके करोड़ों लोगों को भूख से मार सकती है। इस तरह का आरोप गांधी जी ने लगाया और इस तरह से पूरी दुनिया और भारत के लोगों को बताया कि ये सरकार जो है कितनी क्रूर और बेरहम सरकार है और इस सरकार से अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुद्दा जो है वो ढूंढ लिया है और यह एक ऐसा मुद्दा है, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं और इस तरह से नमक जो था पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था। इसी तरह से अब गांधी जी ने यह तय किया कि आंदोलन को कैसे शुरू किया जाए। तो जहाँ तक शुरू करने का सवाल था तो गांधी जी ने तय किया कि 12 मार्च को वो अपने विश्वस्त अनुयायियों के साथ सरकार के बिना अनुमति के दांडी की यात्रा पर निकलेंगे
और दांडी में जाकर के है ना समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। गांधी जी ने 12 मार्च को अपने साबरमती आश्रम से 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ, जिसमें ये जो 78 अनुयायी थे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग थे, और इस तरह से ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। और गांधी ने अपनी यात्रा आरंभ की। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 240 मील थी, और ये तय हुआ था कि प्रतिरोज ये जो गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं, लगभग 10 मील की यात्रा प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी। और जैसे जैसे गांधी इस यात्रा में आगे बढ़ते गए तो लोगों की भीड़ जो थी उनके साथ होती चली गई। इन 24-25 दिनों की यात्रा में गांधी ने असंख्य सभाओं को संबोधित किया, लोगों को बताया कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन करना क्यों जरूरी था, पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है। और गांधी ने इन सभाओं में आंदोलन के कार्यक्रमों के बारे में जनता के मन में जो सवाल थे, जो शंकाएं थी, उन सारे सवालों और शंकाओं का भी गांधी ने समाधान किया इस आंदोलन में, इस यात्रा के दौरान। तो इस तरह आपने देखा कि दांडी यात्रा जो है इसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया, और अब देश में पूरा का पूरा उत्साह का माहौल है, हर जगह उमंग है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं, जब अखबारों में दांडी यात्रा की खबरें छपती हैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो बड़े ही उत्साहित होते हैं। तो इस तरह से गांधी ने आंदोलन के माहौल को तैयार कर दिया, आंदोलन के माहौल को खड़ा करने का काम किया। इसके अलावा गांधी ने जनता को आंदोलन के कार्यक्रम भी बताए। गांधी ने कहा कि जहाँ भी संभव हो नमक कानून को तोड़ा जाए। इसके अलावा गांधी बिल्कुल मद्य निषेध के पक्षधर थे। गांधी ने कहा कि शराब के ठेके जो हैं, अफीम बेचने की जो दुकानें हैं, ताड़ी की जो दुकानें हैं, उन सब पर धरना दिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने वकीलों को काला छोड़ने की सलाह दी। छात्रों को कहा कि साहब वो शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करें। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो था वो पहले ही से आंदोलन का हिस्सा था। इसके अलावा गांधी ने एक बात और भी कही, और उस बात पर गांधी ने काफ़ी जोर भी दिया कि ये पूरा का पूरा जो, चूँकि आपने देखा कि ये गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी जो कार्यक्रम हैं तो उसमें कुछ खास नया नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन सारे कार्यक्रमों का भारत की जनता ने अमल किया था, और उनको इन कार्यक्रमों पर चलने का अभ्यास भी था। तो इस तरह से गांधी ने लगभग वही सारे कार्यक्रम तय किए थे। और गांधी ने भारत की जनता से इस बात का वचन भी मांगा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है आंदोलन में तो वो अहिंसा को बनाए रखेंगे, हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे। इसके अलावा गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि साहब सत्य और अहिंसा का जो रास्ता है वो सर्वोत्तम रास्ता है, और हमको इसी रास्ते पर चल करके देश की आज़ादी को पाना है। तो इस तरह से गांधी ने आंदोलन के कार्यक्रमों को भी जनता के सामने रख दिया था। इसलिए जनता जो थी, चूँकि ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, इसलिए जनता को इन कार्यक्रमों पर चलने का पूर्व से भी अभ्यास था, और जनता इन कार्यक्रमों पर चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी। तो इस तरह आपने देखा कि एक बार गांधी ने जब दांडी यात्रा कर दी तो पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हो गई। और तमिलनाडु में खास करके, चूँकि तमिलनाडु की चर्चा इसलिए भी सबसे पहले की जा रही है चूँकि नमक कानून तोड़ने की गुंजाइश जो थी वो समुद्र तटवर्ती राज्यों में ही संभव थी। तो आपने देखा कि तमिलनाडु में कांग्रेस के एक बड़े नेता सी राजागोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से आपने देखा वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। इसी तरह से केरल के एक बहुत बड़े नेता और बायोकूम आंदोलन के नायक के केलप्पन ने कालीकट से पोयनूर तक की यात्रा की थी। इसी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने असम के सिलहट से बंगाल के नोआखाली तक की वो नमक यात्रा की थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में नमक आंदोलन चलाने के लिए है ना आश्रम जैसी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, और दूर दराज के गांवों से लोग स्वयंसेवक नमक कानून को तोड़ने के लिए आते थे, और उनका जो मुख्यालय था उसको शिविरम कहा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे देश में
आंदोलन का माहौल बन चुका है और आंदोलन जो है अपने पूरे के पूरे जोश में है। आंदोलन में कहीं कोई कमी नहीं है। और फिर अब हमको ये देखना है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में इस आंदोलन को किस तरह से चलाया गया। और सबसे पहले हम चर्चा करें तटीय राज्यों का, तो हमने पहले ही चर्चा की है कि सी राजागोपालाचारी के द्वारा, फिर के लप्पन के द्वारा, फिर असम के सत्याग्रहियों के द्वारा और आंध्र के तटीय इलाकों में तो बड़े पैमाने पर नमक कानून को तोड़ा जा रहा था, नमक बनाए जा रहे थे। इसके अलावा शराब की दुकानों पर विदेशी वस्त्र और विदेशी वस्तु बेचने वाले दुकानों पर धरना दिया जा रहा था। तो इस तरह देखा कि साउथ में आंदोलन जो था वो बिल्कुल, और आंदोलन बिल्कुल अहिंसक भी था। आंदोलन में हिंसा बिल्कुल छिटपुट हिंसा कहीं हुई भी, लेकिन उसको कोई बड़ी हिंसा का नाम नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से साउथ में, मतलब दक्षिण भारत के राज्यों में आंदोलन बेहतर तरीके से चल रहा था। इसके अलावा अब हम बात करें उन राज्यों का जहां नमक कानून को तोड़ने की गुंजाइश नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह था ये सबसे पहले सारण और चंपारण जिले से शुरू हुआ। और यहाँ नमक गांधी आश्रमों में नमक का निर्माण किया गया, नमक बनाया गया। लेकिन बिहार में नमक बनाने का जो कार्यक्रम था वह सांकेतिक था। यहाँ सांकेतिक कहने का अर्थ है कि बिहार में चूँकि खारे पानी का अभाव था, इसलिए नमक का निर्माण नहीं किया जा सकता था। लेकिन बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे कार्यक्रम को ज़बरदस्त तरीके से सफल बनाया और यह कार्यक्रम था चौकीदारी कर का विरोध। चौकीदारी कर का मतलब यह है कि गाँव में चौकीदारों की नियुक्ति की जाती थी। ये गांव की रक्षा का दायित्व इनके ऊपर था। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में इनकी भूमिका जो थी वो पुलिस के गुप्तचर की हो गई थी। और राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। इन्हीं की सूचनाओं पर पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती थी। तो इस तरह बिहार में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन जो है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। इसके अलावा संयुक्त प्रांत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात हम करें, तो उत्तर प्रदेश में करबंदी लगानबंदी आंदोलन जो था वो बड़े ही ज़ोर शोर से चल रहा था। और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जमींदारों से भू राजस्व या कर नहीं चुकाने की मांग की। वहीं किसानों को, जमींदारों को लगान देने से मना भी किया। और रायबरेली और आगरा के इलाके में ये आंदोलन जो था काफ़ी हद तक सफल रहा है। इसके अलावा असम में भी छात्रों ने इस आंदोलन को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। वहाँ जो कनिंघम सर्कुलर था उसका छात्रों ने विरोध किया। कनिंघम सर्कुलर के द्वारा छात्रों को और अभिभावकों को अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देने को कहा जा रहा था। तो यहाँ छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर का उल्लंघन किया, उस कानून को मानने से मना किया। और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी उनके द्वारा की गई। हाँ, एक चीज़ और भी है सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि संयुक्त जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है जिसका मुख्यालय पेशावर हुआ करता था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पेशावर और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है तो उसके पठानों की बड़ी अहम भूमिका रही है। चूँकि वहाँ पठानों का नेतृत्व जो था वो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया जा रहा था, जिनको बादशाह खान भी कहते हैं। और इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था खुदाई खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती भी कहते थे। तो यह संगठन जो था इसने पठानों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने में सफलता पाई। और अब पठान भी जो थे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे और गांधी के आह्वान पर इस आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे। और फिर एक और भी दिलचस्प बात यह है कि पठानों को अहिंसक बनाए रखना या अहिंसा के रास्ते पर चलाना बहुत आसान भी नहीं था। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में यह सब कुछ संभव हो सका। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में एक्चुअली कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई और जिसके विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे वो उत्तेजित हुए
और उन लोगों ने पेशावर शहर पर लगभग नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाद में सेना को बुलाना पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो गढ़वाल रेजिमेंट को वहाँ आंदोलन के दमन करने का जिम्मा सौंपा गया था और जब उसको अंग्रेजी हुकूमत ने गोली चलाने का आदेश दिया तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने अपने भारतीय भाइयों पर गोली चलाने से इनकार किया। तो इस तरह से आप इस आंदोलन के लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में, और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन जो था वो लगभग शहरों तक ही सीमित रहा था। हाँ, कुछ इलाकों में कुछ किसानों के संगठन जो थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है अपने आंदोलन को सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में सफल रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का पैदा होना, उनमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो समर्पण का भाव है, तो ये सारी जो हैं ये कांग्रेस की उपलब्धियां रही हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इस तरह आपने देखा कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में भारत के विभिन्न प्रांतों की भागीदारी रही है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी जितनी असहयोग आंदोलन में थी, मुसलमान जितने असहयोग आंदोलन में भागीदार बने थे उतने लोगों की भागीदारी नहीं हो पाई है। और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि आपने देखा कि असहयोग के समय में एक्चुअली खिलाफत के मुद्दे पर ही गांधी ने असहयोग को शुरू किया था, लेकिन इस बार और फिर बाद के वर्षों में भारत की सांप्रदायिक एकता भी बिल्कुल कमज़ोर पड़ी थी। अक्सर दंगों का सिलसिला चलता था भारत में, तो इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो मतभेद था वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था। तो मुसलमानों की भागीदारी कम ही रही है, लेकिन पूर्वी बंगाल और आपने अभी देखा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में शिरकत की, और इस तरह से यह कहना कि मुसलमान बिल्कुल ही इस आंदोलन से अलग थलग रहे कहना सही नहीं होगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की ही तरह छात्रों की इस आंदोलन में अहम भूमिका रही है। छात्रों ने इस आंदोलन को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि इसको मजबूती प्रदान की है। और फिर एक चीज़ और भी यहाँ उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने का काम किया है। जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में शरीक हुई, उतनी बड़ी संख्या में इससे पहले महिलाएं कभी किसी आंदोलन में शरीक नहीं हो पाई थीं। और वैसी महिलाएं जिन्होंने घर की देहरी को कभी लांघा नहीं था, वैसी महिलाओं ने घर के बाहर निकल करके और शराब के दुकानों पर, विदेशी वस्त्र और विदेशी कपड़ा बेचने वाले दुकानों पर, अफीम के ठेकों पर धरना दिया। और न सिर्फ धरना देने का काम किया बल्कि जुलूस में, प्रदर्शनों में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। और इस पूरे आंदोलन में लगभग 6000 महिलाओं ने गिरफ्तारी भी दी और जिनको जेल की सज़ा भोगनी पड़ी। तो इस तरह आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये अपने चरम पर है और काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है। इस तरह बाकी की चीज़ें जो हैं वो अगले क्लास में आपसे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।